मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के दमदार सेशन में। प्रीवियस ईयर पेपरों की जो सीरीज चला रहे हैं मित्रों, उसमें आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर पेपर जो है 2017 में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है। इसको हम आपको बार बार बताते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उसको ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक, तो अधिकार में उपसर्ग क्या होगा? अधिकार में ये होगा अधि प्लस कार। कौन सा कार? चलाने वाला कार। तो इसमें इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा साथियों? कार हो जाएगा मूल शब्द, और अधि जो है इसमें उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो धार्मिक को जब हम अलग करेंगे तो ये होगा धर्म। धर्म प्लस इक। ठीक, तो इसमें मूल शब्द क्या है? धर्म। मूल शब्द है धर्म, और इक जो है ये प्रत्यय है। क्या है मित्रों? ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आकर्षण का विलोम शब्द होगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का मतलब जब दो चीजें एक पास में आ रही हो तो वही आकर्षण होता है, आकर्षित करना होता है। जब चुंबक के विपरीत मिलते हैं तो वो उसको आकर्षित करता है ना। तो आकर्षण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है कर्षण, ऑप्शन बी है विकर्षण, ऑप्शन सी है साथियों घर्षण, ऑप्शन डी है अपमान। तो अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान होता है। अपमान का क्या होता है? सम्मान होता है। और आकर्षण का विलोम क्या होगा? जब कोई चीज पास आ रहा हो और कोई चीज अलग जा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? विकर्षण कहेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है इच्छा, ऑप्शन बी है आशा, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन डी है अभिलाषा। तो ये तीनों जो हैं ये इच्छा के पर्यायवाची हैं, लेकिन जानने की इच्छा का क्या होता है? ये होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन क्या होता है साथियों? हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप भूलकर भी उसमें द्विवचन का मत सोचिएगा, वह संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल कितने वचन होते हैं? दो होते हैं। यह भी पूछा जाता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। तो कथा का क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है कथे, ऑप्शन बी है कथों, ऑप्शन सी है कथानक, ऑप्शन डी है कथाएं। तो कथा का बहुवचन मित्रों कथाएं होता है। क्या होता है? कथाएं होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? इनमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो वर्तमान काल का मतलब जो अभी चल रहा हो, जो अभी हुआ हो कोई काम, वही वर्तमान काल होता है। ऑप्शन ए है मानव पढ़ता है। तो ये मानव मानव जाति नहीं है, ये मानव नाम है। नाम होता है ना किसी लोग मानव, तो वही है मानव पढ़ता है। ऑप्शन बी है मोहन गया, ऑप्शन सी है सीता सो रही थी, ऑप्शन डी है वह जाएगा। तो इसमें वर्तमान काल पूछा जा रहा है, तो मानव पढ़ता है यानी कि कार्य अभी भी हो रहा, अभी पढ़ता है, पढ़ रहा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इसे नहीं जानता हो? जानना चाहिए। अगर कोई ना जानता हो तो भाई बहुत महान व्यक्ति है वो। और ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। विस्मयादि बोधक। और ये कौन सा है? ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है। अल्प विराम। कॉमा का मतलब क्या होता है? अल्प विराम होता है। और एक कॉमा और एक बिंदी ये क्या होता है? अर्ध विराम होता है साथियों। अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक, और एक होता है ऐसे ऐसे दो बिंदियां रहती हैं, यह है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। और एक सीधी पाई होता है ब्रैकेट में, यह है योजक। योजक। और एक इस प्रकार का होता है, इसको क्या कहते हैं? हंस पद। हंस पद या त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक विराम चिन्ह। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है समय नष्ट करना, ऑप्शन बी है पता लगाना, ऑप्शन सी है निराश होना, ऑप्शन डी है प्रतीक्षा करना। तो जब आप किसी का रास्ता देख रहे होते हैं मतलब आप इंतजार कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्रों। अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, ऑप्शन बी है झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, ऑप्शन सी है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, और ऑप्शन डी है झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि झगड़े का कोई जिम्मेदार ना हो। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ क्या होगा कि जो है भूल दोनों ओर से होती है या झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? इसमें से दंत वर्ण कौन सा होगा? ये बिंदी यहां रहेगी ना, ना नहीं रहेगा। ठीक, दंत वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है सा, ऑप्शन बी है पा, ऑप्शन सी है टा, ऑप्शन डी है हा। तो हा को मित्रों काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य, काकल्य वर्ण या अक्षर, काकल अक्षर या काकल व्यंजन। और टा जो है ये मूर्धन्य होता है या मूर्धा। ठीक, और पा जो है ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ। इसमें दंत कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा साथियों। सा जो सपेरा वाला सा है ये दंत होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? इनमें से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक का मतलब, अनु का मतलब कम होता है, नासिक मतलब नाक होता है। नाक से जब कम हवा निकले कोई अक्षर बोलने पर तो वही होता है अनुनासिक। तो ऑप्शन ए है पा, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है मा, ऑप्शन डी है था। तो अनुनासिक के लिए हम आपको बताएं कि ऐसे नाक पकड़िए और बोलिए इंगड़नम इंगड़नम, तो आपको मिलेगा या, और क्या मिलेगा? ड़ा मिलेगा, और क्या मिलेगा? ना मिलेगा, और मिलेगा मां। तो आप जब ऐसे नाक पकड़ेंगे और बोलेंगे इंगड़नम इंगड़नम तो आपको नासिक वर्ण जो है याद हो जाएंगे अच्छे से, या, ड़ा और ना, मां। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मां जो है ये अनुनासिक होता है, नासिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, महेंद्र में कौन सी संधि है? महेंद्र ऐसे भी लिख सकते हैं, महेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है महा प्लस इंद्र, ऑप्शन बी है माह प्लस इंद्र, ऑप्शन सी है मही प्लस इंद्र, ऑप्शन डी है महे प्लस इंद्र। तो महेंद्र जो है ये महा प्लस इंद्र मिलकर क्या बनता है? महेंद्र बनता है साथियों, महेंद्र। ठीक, कौन? महेंद्र बाहुबली नहीं, इसमें महेंद्र कौन सा सही हो जाएगा? महा प्लस इंद्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें संधि कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं, कुछ ही लोग करते हैं, एक दो लोग कमेंट करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है, कमेंट करना पड़ता है, आपको भी उत्तर देना बनता है। तो इसमें आप बताएंगे कमेंट करके कौन सी संधि है। ठीक, किसमें? महेंद्र में। अगला प्रश्न है साथियों, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार का जब समास विग्रह करेंगे तो ये होगा राजा का दरबार, राजा का दरबार, दरबार। तो कारक या परसर्ग जिस भी समास में आते हैं साथियों उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव की समास है यथा, यथा, प्रति, ये सब आते हैं तो ये क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और द्वंद्व में योजक चिन्ह आता है, ये द्वंद्व की पहचान होती है। और द्विगु में क्या आती है साथियों? गिनती आती है। द्विगु समास में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? इसमें गिनती आती है, चौराहा, तिराहा, त्रिफला, ये सब क्या है? ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है साथियों, यथा संभव में कौन सा समास है? तो अभी अभी आपको बताए हैं यथा, प्रति, भर, हर, ये जिसमें भी आ जाए वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है साथियों। ठीक, और बहुव्रीहि की पहचान क्या होती है मित्रों? इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, किसमें? बहुव्रीहि में। ठीक, और तत्पुरुष में तो कारक और परसर्ग चिन्ह आते ही हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन ए है मयूर, ऑप्शन बी है मील, ऑप्शन सी है वचन, ऑप्शन डी है मध्य। तो इसमें विदेशी कौन सा है मित्रों? ये मील जो है ये विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी। अगला प्रश्न है मित्रों, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या हिमालय के जैसा कोई और है? नहीं है। तो जिसके जैसा कोई और ना हो, जैसे राम, राम के जैसा कोई नहीं है। मोहन जैस तो ये क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? ये हिमालय है। तो हिमालय जो है ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक की पहचान क्या है? उसमें प्रश्न पूछा जाए। जिस भी वाक्य में जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई उत्तर देना पड़ेगा, जैसे कि वहां कौन जा रहा था या वहां पर कौन है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं कौन। तो ये क्या है? कौन जो है ये मित्रों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और कोई कुछ जो है ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई कुछ। ठीक। और जो सो जो होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं मित्रों। कैसे होते हैं? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन है? ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है कैसा, ऑप्शन सी है गरीब, ऑप्शन डी है सफेद। तो संख्यावाचक का मतलब क्या है? जैसे कुछ, कुछ जब आप पूछेंगे कि कितना लाए, कुछ लाए, थोड़ा लाए, तो ये कैसा हो गया? ये संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये मात्रात्मक होता है। तो परिमाणवाचक होता है। तो परिमाण के अंतर्गत कुछ का ये संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक। जब आप पूछेंगे कुछ लाए हो तो वो कहेंगे कि हम 13 लेकर आए हैं। ठीक। तो यही होगा संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है समीर, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है सलिल। तो सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची है। जल, वारी, वारी, सलिल, वारी, सलिल, ये सब नीरद, ये नीर, क्या है? नीर, नीर, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। और ये तीनों जो है मित्रों ये हवा के पर्यायवाची हैं। वायु, समीर, पवन, पवमार, पवमान, समीरण, मारुत, वात, ये सब क्या है? हवा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें पुण्य जो है ये ऐसे लिखा जाता है, पुण्य, पुण्य, पुण्य लिखा जाता है। और उन्नति ऐसे लिखी जाती है। और क्षमा जो है ये परीक्षा वाला छा लिख के क्षमा लिखा जाता है। ठीक। तो इसमें शुद्ध क्या है साथियों? ये ज्योत्सना जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और फिर पूछ सकता है कोई, अगर हाल ही में एग्जाम रहेगा तो ये पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें कौन सा अशुद्ध बताना है? तो इसमें पुष्प भी सही है मित्रों, परिस्थिति भी सही है और प्रशंसा भी सही है। ये बिंदी है। तो पूज्य कैसा होता है? पूज्य होता है, ऐसे पूज्य होता है। इसमें बड़ा ऊ का मात्रा रहता है। और एक इसी से संबंधित होता है, ये होता है पूजनीय, पूजनीय। ठीक। ये भी पूछा जाता है। तो पूज्य लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा और पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है साथियों? ये पूज्य जो है ये गलत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग का आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये पुल्लिंग है। ये कैसा है मित्रों? ये पुल्लिंग है। प्रभाव पुल्लिंग है। और भाषा बोली जाती है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये स्त्रीलिंग है। और निर्माण किया जाता है और विवाह भी किया जाता है। तो ये तीनों जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। भाषा कैसा है? स्त्रीलिंग है साथियों। भाषा बोली जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है मैं घर जाना है, ऑप्शन बी है मैंने घर जाना है, ऑप्शन सी है मुझे घर जाना है, ऑप्शन डी है मैंने घर जाना है। तो इसमें सही क्या है?
मुझे घर जाना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर होगा। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुरोध होता है। गाइड का मतलब सहायता करना होता है, निर्देश देना होता है, किसी की सहायता कर रहे हैं। और डायरेक्शन क्या होता है? दिशा देना होता है, किसी को सुझाव दे रहे हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे चले जाइए, वही डायरेक्शन होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए है अध्ययन, ऑप्शन बी है अध्यापन, ऑप्शन सी है निरीक्षण, ऑप्शन डी है शिक्षण। तो टीचिंग का मतलब क्या होता है? इसका अनुवाद क्या होगा हिंदी में? अध्यापन होगा। जब आप पढ़ाते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचिंग कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। ठीक। और अध्ययन क्या होता है? जब आप खुद जो आप पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो वाराणसी में क्या बोला जाता है? यहाँ तो ये बोला जाता है, भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी में। और ब्रज भाषा कहाँ पर बोला जाता है साथियों? ये मथुरा में बोला जाता है। और ब्रज भाषा आप सुनेंगे तो बहुत विचित्र लगे, जैसे लगे कोई लाठी मार रहा है, ऐसे बोलते हैं कि भाषा ही ऐसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी अच्छे होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा गलत है? अर्धशासकीय पद का अगर आपको परिभाषा याद होगी तब तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा इसमें देखिए क्या उत्तर है। ऑप्शन ए है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। ऑप्शन बी है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी है, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ पत्र व्यवहार होता है। तो यह अर्धशासकीय पत्र जो है समान स्तर के अधिकारी के साथ होता है, तो एक ही अधिकारी के मध्य होता है। तो इसमें जो लिखा गया यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो जब आप किसी एक पर्सनल व्यक्ति से कोई बात करेंगे या उसके लिए पत्र लिखेंगे, तो वो अन्य पुरुष में नहीं होगा ना, वो तो व्यक्तिगत होगा, एक ही पुरुष के लिए अन्य का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जो कि यही गलत है, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष का मतलब जिसको बोलने पर स्वर तंत्रियों में नाद होता है। घोष या सघोष दोनों एक ही होते हैं। जब जिस वर्ण को बोलने पे आपके स्वर तंत्रियों में यहाँ पर नाद होता है, उसे सघोष कहते हैं। ठीक, या घोष कहते हैं। और जिनको बोलने पर नाद नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। तो सघोष कौन होते हैं साथियों, या घोष? ये प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है, यही घोष या सघोष होता है। तो इसमें तीसरा कौन सा है? क, ख और ग। तो ग जो है इसमें कैसा है? घोष वर्ण है। घोष ये है। और अघोष जो होता है, अघोष, ये प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा जो है वर्ण जो होता है, ये कैसा होता है? अघोष होता है। इसको बोलने पर स्वर तंत्रियों में नाद नहीं होता। जैसे क बोलेंगे तो क बोलने में ज्यादा घर्षण नहीं होता, ख बोलेंगे तब भी नहीं होगा। जब ग बोलेंगे तो स्वर तंत्रियों में नाद होता है, घर्षण होता है, तो वही होता है घोष या सघोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, संहार का सही संधि विच्छेद है। संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संहार का ये, इसमें जो सम और प्लस हार, इसका संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस हार, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? संहार बनेंगे। इसमें संधि कौन सी है साथियों? इसमें है व्यंजन संधि। कैसी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सम प्लस हार मिलकर क्या बनेगा? संहार बनेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं, वही तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन ए है चक्र, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है छेद, ऑप्शन डी है छत। तो छत्र का तत्सम होता है, छत का तत्सम क्या होता है मित्रों? छत्र होता है। और छेद का होता है छिद्र। छेद का तत्सम क्या होगा? छिद्र। और चांद का होता है तत्सम चंद्रमा।
तो ये तीनों तो इसमें तद्भव थे, तो चक्र जो है इसमें तत्सम है, और चक्र का इसका तद्भव क्या होगा? चक्का होगा। चक्का, ये क्या है? तद्भव है। तद्भव, तद्भव जो होता है साथियों वो संस्कृत से थोड़ा भटक कर होता है। वो सीधे जैसे आप देसी भाषा में कोई चीज प्रयोग के लिए चक्र, चक्र को आप चक्का बोलेंगे तो ये क्या है? तद्भव है, थोड़ा भटक कर होता है। और तत्सम क्या होता है? संस्कृत से सीधे के सीधे प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए है योगी, ऑप्शन बी है यौवन, ऑप्शन सी है जीभ, ऑप्शन डी है जीर्ण। तो जीभ जो है इसमें ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा साथियों? इसका तत्सम होगा जिह्वा। क्या होगा? जीभ का तत्सम क्या होगा? जिह्वा, ये हा है, जिह्वा। और यौवन का जो है तद्भव क्या होता है? जोबन होता है, जोबन, जोबन। और योगी का तद्भव क्या होगा? ये होगा जोगी। यानी कि आप इसको थोड़ा सा पहचान भी सकते हैं कि जो तत्सम में जो या होता है वो तद्भव में जा बन जाता है, उसका जा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आपको लिंक करके थोड़ा याद भी रहेगा। ठीक, ये दोनों क्या है? ये दोनों है तद्भव, तद्भव, जोगी और ये है तत्सम, तत्सम। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जीभ जो है इसमें तद्भव है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी? तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम एक प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है साथियों? जब आप कोई काम दूसरे से करवाते, खुद ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वही होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए है उठना, ऑप्शन बी है उड़ना, ऑप्शन सी है दिलाना, ऑप्शन डी है चलना। तो दिलाना जो है, आप किसी से कोई चीज दिला रहे हैं ना, जैसे राम ने श्याम से कोई काम कहा कि श्यामू को दे दो, तो वो दिला रहा है दूसरे से, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? ऑप्शन ए है भौरा भगवान, ऑप्शन बी है भगवान दुश्मन, ऑप्शन सी है सखी भौरा, ऑप्शन डी है भौरा और सखी। तो अली का मतलब क्या होता है? भौरा होता है, और अली का मतलब क्या होता है? सखी होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? जब दो स्वतंत्र वाक्य किसी जुड़े होते हैं, स्वतंत्र वाक्य किंतु परंतु जो सो ताकि इससे जब जुड़े होते हैं तो ये होता है संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक वाक्य और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य होता है साथियों, जब पहला वाक्य दूसरे पे निर्भर करता है, जैसे जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो ये होता है संयुक्त मिश्र वाक्य होता है। पहले वाला दूसरे पे निर्भर करता तो ये मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त जो है दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं किसी से। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है मैंने लड़के को बुलाया, ऑप्शन बी है उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, ऑप्शन सी है आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, ऑप्शन डी है वहां जाना अच्छा नहीं है। तो इसमें संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा जुड़ा है साथियों? उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख लगती थी। तो ऑप्शन बी जो है कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो मित्रों इस परीक्षा से इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम एक नए पेपर के लेके, कोई अच्छा सा पेपर लेके आएंगे इस बार आपके लिए, इससे भी अच्छा हो सकता है पीसीएस का पेपर ले आए इस बार। तो जुड़े रहिएगा आप मित्रों। आज साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।